Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I welcome you to the 30th lecture on the course Organizational Behavior. So today we are going to discuss the foundations of organizational structure and strategy development. तो just as I have told you in my last lecture कि एक तो हम finish करेंगे अपने structure वाले topic को organizational structure के, उसमें जो हम different forms discuss कर रहे थे organizational structure की वो हम देखेंगे, और दूसरा ये कि मैंने इसमें थोड़ा सा इंक्लूड किया है अबाउट द स्ट्रेटजी डेवलपमेंट कि कैसे स्ट्रेटजी बनती है ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू सा मिल जाए दैट हाउ द स्ट्रेटजी इज फॉर्म्ड इन द ऑर्गेनाइजेशंस। बिकॉज जिस स्ट्रेटजी को हम लिंक करने की बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर के साथ, उस स्ट्रेटजी के बारे में अभी आप लोगों के पास इस वक्त करंटली कोई इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो जिस तरह से एक चैप्टर इसमें, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया कि just as we have one topic on organizational structures, in the same way we should have a topic on the strategy development as well, ठीक है। तो so that जब आपको strategy का विजन का मिशन का ये पता होगा तो उसके बाद अब आप ये देखेंगे कि उस strategy ने लिंक अप कैसे होना है organizational structure के साथ। तो therefore मैंने इसमें ये किया कि ये वाला चैप्टर, ये वाला टॉपिक जो है strategy development का, ये आपके organizational behavior की इस बुक में तो नहीं है, बट ये जो आपके पास इंफॉर्मेशन, जो कॉन्टेंट्स हैं, ये आपको ईजिली इंटरनेट पे मिल सकते हैं। और किसी भी स्ट्रेटजी की डेवलपमेंट जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी है उसकी बुक में से आपको ये कंटेंट्स मिल सकते हैं, एंड यू कैन वहाँ पे आप थोड़ी सी डिटेल या रिसर्च करके, थोड़ी सी सर्च करके इंटरनेट सोर्सेज के ऊपर आप थोड़ी सी इनकी डिटेल ले सकते हैं। अदरवाइज ये जो मैं आपको लेक्चर दूंगी इससे भी, और जो कंटेंट्स हैं इसके, उससे भी आपकी एक सफिशिएंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप हो जाना चाहिए। तो एजेंडा हमारा थोड़ा सा हैवी है आज के लेक्चर के लिए, एंड वी ऑल्सो वुड लाइक कि मैं इसको मैक्सिमम ऑफ इट जो है वो फिनिश करूँ इसी लेक्चर में। अच्छा, ये देखिए कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं आज के लेक्चर के, जैसे मैंने आपको बताया कि एक तो हम यही चीज़ें डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। तो डिफरेंट फॉर्म्स वगैरह हम इसकी देखेंगे, और उसके बाद उनके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, मेरिट्स, डीमेरिट्स देखेंगे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की फॉर्म्स के। एंड देन आफ्टर रिविजिटिंग देम व्हाट वी विल बी डूइंग इज दैट वी विल सीइंग द कंक्लूजन्स एंड इम्प्लीकेशंस। इसके बारे में कोई थोड़े बहुत आपसे क्वेश्चंस वगैरह जो शॉर्ट से होते हैं वो मैं आपको दिखा दूंगी। आई विल रीड देम आउट फॉर यू, एंड देन वी विल बी सीइंग द स्ट्रेटजी डेवलपमेंट को हम देखेंगे, और उसके बारे में आपको एक क्विक सा ओवरव्यू दूंगी। विजन मिशन स्टेटमेंट्स को मैंने पीछे वाले लेक्चर में भी आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस किया था। अभी हम ये देखेंगे कि इनके थोड़े से इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स देखेंगे, डेफिनेशंस इनकी देखेंगे, आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश करूंगी कि इनमें डिफरेंसेस क्या हैं, ठीक है, इनके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस क्या हैं विजन मिशन स्टेटमेंट्स के, और इसी तरह स्ट्रेटजी को हम थोड़ा सा देखेंगे कि वो कैसे डेवलप होती है और क्या उसकी जो इम्प्लीकेशंस हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेटजी की, व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस। अगर अभी हम यहाँ पे देखें कि वी वर डिस्कसिंग बेसिकली फंक्शनल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर को जब हम डिस्कस कर रहे थे तो इसमें हमने देखा कि ये आपको, आई एम श्योर कि आपको इसकी बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग अब तक हो गई होगी कि ये हाउ इट वर्क्स। तो बेसिकली वही चीज़ें इसमें सारी के जी स्पेशलाइजेशन है, एक सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है, डिपार्टमेंट्स बना देते हैं, स्पेशलाइजेशन की बेस के ऊपर एक्टिविटीज़ वगैरह को डिपार्टमेंटलाइज कर देते हैं, एंड यू कैन से दैट रेपिटेटिवनेस है, टास्क्स की अकाउंटेबिलिटी इज विद द टॉप। आपने जस्ट हैव टू डू व्हाट यू हैव बीन आस्क्ड टू डू एंड यू हैव टू गिव द आउटपुट एंड दैट्स इट। एंड सो ये सारी चीज़ें इसमें डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, और फिर आउटपुट के ऊपर आपको जो है वो असेस किया जाता है, जो आउटपुट आपने प्रोड्यूस किया होता है। तो ये इसमें चीज़ें होती हैं। फॉर्म्स जो हैं स्ट्रक्चर के, उसमें आ जाता है फंक्शनल स्ट्रक्चर में। आपको मैंने ये बताया कि इसकी जो आस्क्ड यू, चैलेंज्ड यू इन द लास्ट लेक्चर कि आप इनकी देखें कि वाई मोरल क्यों लो होता है, प्रोडक्ट्स और मार्केट्स जो हैं वो इनएडिक्वेट प्लानिंग, और ये सारी चीज़ें जो इसके फीचर्स हैं, वाई दे आर फंक्शनल स्ट्रक्चर के, ये फीचर्स क्यों हैं, मतलब स्ट्रक्चर के फीचर्स नहीं है, बेसिकली उसके आउटकम्स हैं इन टर्म्स ऑफ द एम्प्लॉई एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स। तो वाई उनकी ये इम्प्लीकेशंस एम्प्लॉई बिहेवियर्स के लिए क्यों हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको कहा था कि ये आप इसको ट्राई करें फिगर आउट करने के लिए। हिंट्स तो आपको मैंने ऑलरेडी दिए हुए थे अपने पिछले लेक्चर्स में रिलेटिंग टू दीज, ठीक है। तो उन्हीं को आई एम श्योर कि आप लोग यू पीपल मस्ट हैव रीच्ड देयर कि एम्प्लॉय मोरल क्यों लो होता है, वाई, बिकॉज ऑफ कोर्स आपकी
the employees, they are not accountable for anything. They are not, they don't have any autonomy, they don't have any decision making, they don't have any challenge in the tasks, the task is only repetitive and so on. Therefore ये है कि उनके पास कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग उन्होंने करनी है, ना उनके पास कोई चैलेंज है, ना कोई रिस्की वेंचर उन्होंने करना है. देयर इज नो सच थिंग. दैट इज व्हाई दे हैव द लोअर मोरल. पार्टिसिपेशन एम्प्लॉइज की नहीं होती है ना बेसिकली डिसीजन मेकिंग सेंट्रलाइज्ड होती है, एंड एज अ रिजल्ट क्या है कि आपका मोरल जो एम्प्लॉइज का है वो लो होता है. फिर इसी तरह प्लानिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन मार्केट्स जो है वो ऑफ कोर्स यहाँ पे इनएडिक्वेट है. व्हाई? बिकॉज अगेन देखें वही एक तो इनोवेशन वगैरह का कोई सीन नहीं है. ठीक है, वही जो न्यू एग्जिस्टिंग मार्केट है उसमें ही आपने यू आर जस्ट पेनिट्रेटिंग इनटू द एग्जिस्टिंग मार्केट. देयरफॉर देयर इज नो कॉन्सेप्ट, ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं है, न्यू प्रोडक्ट्स न्यू मार्केट्स की एक्सप्लोरेशन नहीं है. ठीक है, और ये सारी चीजें क्या है? अगेन दे आर लीडिंग टू रिड्यूस्ड एम्प्लॉय मोरल. देन दे लीड टू शॉर्ट टर्म एंड नैरो थिंकिंग. शॉर्ट टर्म थिंकिंग, नैरो थिंकिंग, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी जब हम बात कर रहे थे कि एक टेबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेबल्स बनाती है डिफरेंट यूजर्स के लिए. अगर उसमें उन्होंने इस तरह से डिपार्टमेंटलाइज किया हुआ है कि जो कंज्यूमर टेबल्स हैं यानी कि हाउस होल्ड्स वगैरह के लिए जो टेबल्स बनते हैं उनके लिए जो लेग्स हैं उनका एक डिपार्टमेंट है. ठीक है, और आपने यूर सपोज टू ओनली मेक द लेग्स ऑफ दोज टेबल्स. तो आपकी क्या थिंकिंग होगी? कुछ भी नहीं होगी. देयर वोंट बी एनी थिंकिंग, देयर वोंट बी एनी चैलेंज. ठीक है, एंड सो इट विल ओनली ब्रिंग इन नैरो थिंकिंग एंड शॉर्ट टर्म. ठीक है, सो आपका काम क्या होगा? आपकी सोच यहाँ तक ही होगी कि आपने ये लेग बनानी है. दैट्स इट. यू कैन नॉट थिंक बियॉन्ड दैट. यू कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट होराइजन बिकॉज देयर इज नो चैलेंज और यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू डू दैट एंड यू आर नॉट सपोज टू डू दैट. ठीक है, आपने स्ट्रिक्टली फॉलो करना है जो आपको दिया गया है उसको. यू कैन नॉट मूव बियॉन्ड दैट. देयरफॉर दैट इज व्हाई इट इज शॉर्ट टर्म एंड इट इनकलकेट्स नैरो थिंकिंग. लैक ऑफ इंटीग्रेशन एंड कम्युनिकेशन है बिकॉज देखें आप जब लेग्स बना रहे हैं आपको डिपार्टमेंटलाइज किया गया है. आपको जो दूसरे किसी और डिपार्टमेंट में द पर्सन हु इज डूइंग समथिंग एल्स उसके साथ देयर वॉन्ट बी एनी कोऑर्डिनेशन, देयर वॉन्ट बी एनी इंटीग्रेशन विद द अदर डिपार्टमेंट कि वो क्या कर रहे हैं वहां पर, व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज गोइंग ऑन देयर. टोटली डिपार्टमेंटलाइज जब हो जाता है इस तरह के उसमें तो फंक्शंस जब डिपार्टमेंटलाइज हो जाते हैं तो फंक्शनल स्ट्रक्चर इसका बेसिकली नाम ही इसलिए है कि जो स्ट्रक्चर है दैट इज बेस्ड ऑन द फंक्शंस. जो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं उनकी बेसिस के ऊपर वो उनको फंक्शन डिपार्टमेंटलाइज कर दिया जाता है और दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द फंक्शनल स्ट्रक्चर. ठीक है, तो सेंट्रलाइजेशन के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. सो R&D may strive to over-design products, while manufacturing may favor low-frills products that are mass-produced. ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट अगर हो तो फिर तो आपकी एफर्ट होती है, यू स्ट्राइव. रिसर्च एंड डेवलपमेंट का तो ये मकसद होता है कि आप इनोवेशन लेके आए, न्यूनेस लेके आए, न्यू प्रोडक्ट्स लेके आए, न्यू मार्केट्स में एक्सप्लोर करें. बट जब आपकी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह ही हो रही होती है, स्पेशली जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स और इस तरह की जो कंसर्न्स होती हैं उनमें दे बेसिकली दे फेवर द लो फ्रिल प्रोडक्ट्स दैट आर मैस प्रोड्यूस. तो यहाँ पे जब मैस प्रोडक्शन होगी इस तरह के डिजाइन्स में जब उनकी स्ट्रेटेजी ये है और फिर ये है कि आपकी जो प्रोडक्ट्स एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स ऑन विच डिपेंड करता है ना कि आपने देखें अगर आपने कोई आईटी ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड फर्म में अगर आपने अपना बिजनेस ऑपरेट करना है, अगर आपकी जो बिजनेस स्ट्रेटजी है वो जो आपका जो मिशन है वो ये है कि यू हैव टू सर्व इन द कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट में या कंप्यूटर की मार्केट में या इस तरह की किसी आईफोन्स की मार्केट में या स्मार्टफोन्स की मार्केट में अगर आपने यू हैव टू डू योर बिजनेस, तो फिर वहां पर आप ऑफ कोर्स एक फंक्शनल स्ट्रक्चर को अडॉप्ट अगर करेंगे जहां पे विच विल बी हाईली कोई मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर अगर होगा तो वो आपका मिसमैच होगा बिटवीन द स्ट्रेटजी एंड स्ट्रक्चर. ठीक है, तो बिकॉज वहां पर तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज रिक्वायर्ड, वहां पे कॉन्सेप्ट ऑफ ऑटोनोमस टीम्स इज रिक्वायर्ड, वहां पे कॉन्सेप्ट ऑफ डिजाइनिंग एंड रीडिजाइनिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इनोवेशन इज इन्वॉल्व्ड. ठीक है, तो देयरफॉर वहां पे मैस प्रोडक्शन नहीं हो सकती, वहां पे तो कस्टमाइज्ड प्रोडक्शन चाहिए, हाईली कस्टमाइज्ड प्रोडक्शन चाहिए, मीटिंग केटरिंग टू द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स, इंडिविजुअल्स की नीड्स को मीट करने के लिए, केटर करने के लिए. तो दैट कैन नॉट वर्क देयर, राइट. सो स्पेशलाइजेशन, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स सच एज मैन्युफैक्चरिंग एक्सेट्रा, दे आर ऑल द फीचर्स ऑफ दिस फंक्शनल स्ट्रक्चर contrary to that.
there is no R&D, and that is why there is narrow thinking, there is short term thinking, and there is no planning of the products and markets. There is lack of communication between the different functions of the organization. ठीक है, अब शार्प इसकी एग्जांपल है, आई एम श्योर कि आप फेमिलियर होंगे, इट इज़ वन ऑफ द इंटरनेशनल ब्रांड्स है, और यू नो दे हैव देयर प्रेजेंस द वर्ल्ड ओवर, एंड इट इज़ अ कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स फर्म, एंड बेसिकली फंक्शनल स्ट्रक्चर के ऊपर ये क्या है कि बेस्ड है. अच्छा, उसके बाद दूसरी जो फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर है वो है डिविजनल स्ट्रक्चर. तो डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या है, बेसिकली जस्ट एज अपोजिट टू द जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर में डिसेंट्रलाइजेशन है, और डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, एट दैट डिवीजन के लेवल के ऊपर है डिसेंट्रलाइजेशन. यानी एवरी जो डिवीजन है इट इज़ एन इंडिपेंडेंट यूनिट. ठीक है, हर डिवीजन जो है वो एक इंडिपेंडेंट यूनिट है, और उसके पास डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है हर डिवीजन के पास. ठीक है, सो इट बेसिकली प्रोमोट्स डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. ठीक है, तो हाउ, बिकॉज ऑफ कोर्स जैसे मैंने आपको बताया कि जब हर डिवीजन एक ऑटोनोमस यूनिट बन जाता है तो हर डिवीजन के पास एक अथॉरिटी आ गई और डेलीगेशन हो गई अथॉरिटी की. तो कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर डिसीजन मेकिंग नहीं है, बट दैट इज एट द डिविजनल लेवल. सो डेलीगेशन हो गई अथॉरिटी की, देन अलाउज लोकल कंट्रोल ऑफ लोकल सिचुएशंस. ठीक है, जबकि ये सिचुएशन जो है, ये प्रॉब्लम जो है, ये वहां पर नहीं थी फंक्शनल डिजाइन में. मैंने आपको बताया जैसे फंक्शनल स्ट्रक्चर में दैट वाज नॉट बिकॉज वहां पे सेंट्रलाइजेशन है. ठीक है, तो आपकी जो शॉप फ्लोर के ऊपर अगर प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कोई डिमांड्स हैं, कोई कस्टमर की चीज़ है, और देयर इज एनीथिंग दैट इज गॉन रॉन्ग, लेकिन आपको क्या है कि अपने अपनी पॉलिसी और प्रैक्टिस जो है, प्रोसीजर जो है, उसको देखते हुए यू हैव टू फॉलो दैट स्ट्रिक्टली, और आपका जो डिसीजन है वो दैट विल बी कमिंग फ्रॉम द टॉप. और जो लोअर लेवल के ऊपर समटाइम्स आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स चीज़ें आ रही होती हैं जो कि अदर देन दोज पॉलिसीज से डिविएट करके, या जहाँ पे पॉलिसी में अमेंडमेंट्स की जरूरत होती है, और वो आपको एट दैट टाइम वहाँ पे इस तरह के डिसीजंस जो है वो यू नीड टू टेक दोज डिसीजंस, बट यू कैन नॉट टेक दैम because you don't have that autonomy, and of course you have to wait for long queues के लिए wait करना पड़ता है. You have to wait for a long period of time to get sanctions about the that kind of decisions. तो यहाँ पर in this case जब decentralization आ जाती है तो आपके पास control ज़्यादा आ जाता है over the situations. You are in more control of the situations. You can make the decisions. जहाँ पे आपको लग रहा होता है कि दिस डिसीजन हैज टू बी मेड, तो जहाँ पे वो अप्रूवल कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर, हेडक्वार्टर लेवल के ऊपर मिलनी थी, नाउ इन दिस केस यू कैन मेक दोज डिसीजंस. बट ऑन द अदर हैंड इट कैन बी कॉस्टली. ठीक है, वाई, बिकॉज जब आपने डिफरेंट डिविजन्स बना दी, ठीक है, तो अब हर डिवीजन जो है वो एक इंडिपेंडेंट जब यूनिट है, तो इसका मतलब है कि उस डिवीजन के अंदर जितने भी फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, हर डिवीजन में इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स होंगे, तो डुप्लीकेशन होगी ना रिसोर्सेज की. मतलब जैसे एक डिवीजन है, फॉर एग्जांपल अगर आप ये कहें कि एक डिविजनल स्ट्रक्चर आपने बना दिया जिसमें आपने कंज्यूमर डिवीजन बना दिया किसी कंपनी ने अपनी, और उसने अपनी एक जो है वो इंडस्ट्रियल डिवीजन बना दी है, कॉर्पोरेट डिवीजन बना दी, जो कि कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को डील करेगी, वो कॉर्पोरेट डिवीजन है, और जो कंज्यूमर्स को करेगी, हाउस होल्ड्स को, दैट इज अ कंज्यूमर डिवीजन. अब इस तरह के केस में क्या होगा कि आपकी कंज्यूमर डिवीजन के पास भी सारे डिपार्टमेंट्स होंगे, जैसे उनका ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट अलग होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग होगा, ऑल द डिपार्टमेंट्स विल बी वर्किंग इंडिपेंडेंटली, और ये सारे डिपार्टमेंट्स जो है ये दूसरे जो कॉर्पोरेट डिवीजन है उसमें भी होंगे. ठीक है, अब अदरवाइज अगर एक सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर होता तो एक ही ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता जो कि इन दोनों डिविजन्स की जो एक्टिविटीज हैं उनको ये कंट्रोल कर रहा होता, एक ही डिपार्टमेंट. ठीक है, बट नाउ दैट्स नॉट द केस. नाउ द ईच डिवीजन हैज इट्स ओन इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट, जिसका मतलब ये कि काफी सारे रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन के डुप्लीकेट होंगे जो कि इंडिपेंडेंटली दोनों डिवीजन्स को अपने इंडिपेंडेंट सेटअप्स जो है वो इस्टेब्लिश करने के लिए रिक्वायर्ड होंगे. तो एट बोथ दोनों जो डिवीजन्स हैं दे विल हैव टू डुप्लीकेशन होगी रिसोर्सेज की, विच विल बी कॉस्टली फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट इसमें ये दैट इट रिक्वायर्स इलेबोरेट कंट्रोल सिस्टम. ठीक है, बिकॉज ऑफ कोर्स जब आपने डिविजनलाइज उसको कर दिया तो आपको कंट्रोल सिस्टम भी ज़्यादा इलेबोरेट चाहिए. ठीक है, बिकॉज अब हर डिवीजन जो है वो एक ऑटोनमस बॉडी है, और उसने कैसे उसकी होनी है पूरी, हाउ इट इज गोइंग टू बी एडमिनिस्टर्ड ईच डिवीजन, इट रिक्वायर्स अ मोर इलेबोरेट कंट्रोल सिस्टम. देन कॉम्पिटिशन कैन बिकम डिसफंक्शनल, लिमिटेड शेयरिंग ऑफ आइडियाज कैन बी देयर. वाई, बिकॉज जब दो डिविजन्स काम कर रही हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, जब उसने डिविजनलाइज कर दिया उसको एंड इट इज स्ट्रक्चर्ड इनटू 2 डिविजन्स, तो उसमें फिर क्या है कि it can be dysfunctional. Why? Because now the 2 divisions they are standalone units and they have come on
in competition with each other because of the limited resources that the organization has. So the two divisions, they can come into conflict with each other on the basis of the लिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के कॉर्पोरेट के जो रिसोर्सेज हैं, हर डिवीजन जो है वो शायद ये चाहेगी कि इट नीड्स टू हैव अ ग्रेटर शेयर फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज. तो इन ऑर्डर टू फाइट फॉर दैट ग्रेटर शेयर फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज देयर माइट बी अ डिसफंक्शनैलिटी क्रिएट हो जाए बिटवीन द टू डिविजन्स. वो एक दूसरे को अपने शेयरिंग आइडियाज़ की ना करें, जो अपने न्यूनेस है, इनोवेटिव आइडियाज़ हैं और एनीथिंग that is worth sharing that the other division can benefit from, they might limit themselves. ठीक है, वो अपनी लिमिट कर लें अपने आइडियाज़ की शेयरिंग को टू द अदर डिवीजन इन फियर ऑफ द कंपटीशन एंड बिकॉज आप उस वक्त उस सूरत में ये समझ रहे होते हैं कि इट इज़ जो है वो विन लॉस सिचुएशन आप समझ रहे होते हैं. डिवीजन जो है वो दे कैन कम इनटू दिस, दैट इज अ विन लॉस सिचुएशन, दैट अगर आप दूसरी डिवीजन विन करेगी दैट विल बी एट द कॉस्ट ऑफ यू. ठीक है, या अगर उनको ज्यादा रिसोर्सेज मिलेंगे तो ऑफ कोर्स मींस दैट यू विल गेट लोअर लेसर रिसोर्सेज. ठीक है, आपको कम शेयर मिलेगा रिसोर्सेज का. तो इस तरह का जो अनहेल्दी कंपटीशन है वो अराइज हो सकता है एज अ रिजल्ट ऑफ दिस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. एंड some divisions and regions they may perceive preferential treatment. मतलब रीजन की बेस के ऊपर अगर आपको डिविजनलाइज किया गया है तो डिफरेंट टाइप्स हो सकती है ना डिविजनल स्ट्रक्चर की. तो अगर आपको डिविजनलाइज किया गया रीजन्स की बेस के ऊपर तो इस या अदरवाइज भी व्हाटएवर जिस भी बेस पे आपको किया गया है, लेकिन डिविजन्स में ये भी हो सकता है कि कुछ डिविजन्स जो हैं वो उनको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिले. वाई? बिकॉज ऑफ द इट इज़ पॉसिबल कि उन्होंने दे हैव परफॉर्म्ड रियली गुड इन द पास्ट, या उन्होंने कन्विंस कर लिया है कॉर्पोरेट को कि they can this kind of investment it can bring in this kind of outcomes, या उनके because of their past, या it could be कि वो politicize भी हो सकता है matter. And often this kind of जो scenarios होते हैं उनमें वो politics काफ़ी आ जाती है और politicize हो सकते हैं. उस division में अगर कोई influential resources ज़्यादा मौजूद हैं तो in that case they can attract more benefits and they can extract more resources from the corporate, or they can be a number of other reasons or situations हो सकती हैं, scenarios हो सकते हैं जिनमें एक division जो है वो that gets a preferential treatment over an other division. एग्जाम्पल है मेरे पास इसकी हर्षे फूड्स की. हर्षे फूड्स जो है ये बेसिकली एक कंज्यूमर गुड्स कंपनी है और इट हैज़ द कंज्यूमर गुड्स कंपनी है. आई एम श्योर आप इसके फेमिलियर होंगे. अगेन बड़ी वर्ल्ड लार्जेस्ट कंपनीज में आती है. इट हैज़ बेसिकली डिविजन्स बाय जियोग्राफिक रीजन सच एज यूएसए, मैक्सिको, ब्राजील एक्सेट्रा. ठीक है, तो बाय जियोग्राफिक रीजन इन्होंने क्या किया हुआ है, अपने आप को डिविजनलाइज किया गया कि मतलब इस रीजन को ये वाले डिवीजन दिखेगी, यूएसए रीजन बना दिया, मैक्सिको का रीजन बना दिया और ब्राजील का रीजन बना दिया, और एज पर दैट इन्होंने इसको डिविजन्स इसकी बनाई हुई है. हाउएवर डिविजन्स बाय प्रोडक्ट माइट बी मोर यूजफुल सच एज चॉकलेट, नॉन चॉकलेट एंड ग्रोसरी. तो क्योंकि देखें डिवीजन बाय प्रोडक्ट जो है उसमें आप ज़्यादा बेनिफिट्स रीप कर सकते हैं ना, बिकॉज वो क्या है कि आप प्रोडक्ट फोकस्ड आप कर रहे हैं काम. ठीक है, तो स्पेशलाइज्ड डिवीजन एक जो चॉकलेट वाली है वो उसके ऊपर स्पेशलाइज्ड होगी, जो नॉन चॉकलेट है वो उसके ऊपर डिवीजन स्पेशलाइज्ड होगी. एंड ग्रोसरी इंस्टेड ऑफ मेकिंग द डिविजन्स बाय जियोग्राफिक रीजन्स इफ यू मेक डिविजन्स बाय प्रोडक्ट, ठीक है, तो वो ज़्यादा आपको, या जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी थी बाय कस्टमर, वो टारगेट या कस्टमर आउटरीच के हवाले से दी थी कि इफ यू आर मेकिंग डिविजन्स बाय द कॉर्पोरेट क्लाइंट्स, या जो कंज्यूमर हैं या कॉर्पोरेट हैं उनके मुताबिक आप डिविजन्स बना सकते हैं, या बाय प्रोडक्ट डिवीजन बना सकते हैं, बाय जियोग्राफिक डिवीजन रीजन डिवीजन बना सकते हैं. तो ये डिफरेंट एग्जांपल्स आपके पास आ गए हैं डिविजनल स्ट्रक्चर्स की. जैसे डेल की अभी हम एग्जांपल देते हैं एसपीयू स्ट्रक्चर में. जो एसपीयूज हैं बेसिकली दे आर अगेन सिमिलर टू डिविजनल स्ट्रक्चर्स हैं, बट जब डिविजन्स किसी ऑर्गेनाइजेशन की जैसे जैसे उसका साइज बहुत बड़ा होता जाता है और जब उसकी डिविजन्स बहुत बड़ी होती जाती हैं ज़्यादा, जैसे अगर किसी ने बाय प्रोडक्ट डिवीजन किसी कोई कॉन्ग्लोमरेट है, ठीक है, इट हैज़ मैनी 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 प्रोडक्ट्स, तो वो क्या करेगी कि उसकी बहुत सारी डिविजन्स होगी. अगर उसने बाय प्रोडक्ट डिविजन्स बनाई हुई है तो अब वो क्या करेगी कि जब इतनी सारी डिवीजन्स आपकी हो जाती हैं तो उसको अगेन इट इज़ डिफिकल्ट टू, आपके जो कंट्रोल सिस्टम्स हैं वो फिर लूज होना शुरू हो जाते हैं और फिर एलेबोरेट होके इट बिकम्स डिफिकल्ट टू मॉनिटर दैम. ठीक है, और फिर आप अगर फर्दर उनमें फिर ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो एक और लेयर ऐड कर देती हैं विच इज़ द एसपीयू स्ट्रक्चर. तो उसमें क्या होता है कि जो सिमिलर डिवीजन्स हैं दे विल बी डीलिंग विद, दे विल बी कमिंग अंडर वन टाइप ऑफ
वन एसपीओ एंड अदर्स जो सिमिलर डिविजन्स हैं जो कि सिमिलर प्रोडक्ट्स में फॉर एग्जांपल काम कर रही हैं, वो एक और दूसरी एसपीओ में आ जाएगी। जैसे कोई कंपनी है, कोई बहुत बड़ी कंपनी हो और वो क्या करे, वो एशिया की एक डिवीजन, एशियन डिवीजन बना दे और एक यूरोपियन डिवीजन बना दे, यानी कि यूरोप में अगर एसबीओ बना दे, यानी कि यूरोप में अगर उसकी 100 या 50 फॉर एग्जांपल डिवीजन्स थी, तो अब क्या करेगा, वो सारी एक यूरोप की एसबीओ बना देगी और उसमें क्या होगा, वो सारी 50 जो डिवीजन्स हैं नाउ दे विल बी रिपोर्टिंग टू दैट एसबीओ। और इसी तरह फॉर एशिया, ठीक है। और इसमें क्या है कि डेल है, जैसे इट हैज रीऑर्गेनाइज्ड इनटू 2 एसबीओज, वन इज द कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एंड द अदर वन इज द कमर्शियल प्रोडक्ट्स। तो इसने क्या किया कि इनमें अब 2 एसबीओज बन गई हैं। जितनी भी इसकी डिविजन्स थी जो कि कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को कर रही थी, वो अब सारी इस एसबीओ को कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को करेगी, और जो कमर्शियल को कर रही थी वो अब डिविजन्स वो अब इसके कमर्शियल प्रोडक्ट्स को करेगी, ठीक है। सो अगेन इट इज कॉस्टली बिकॉज अब आप एक और नई स्ट्रक्चर जो है उसको एड अप कर रहे हैं, एक नई लेयर ऐड कर रहे हैं कि जो स्ट्रक्चर में, अपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में। अच्छा, उसके बाद मैट्रिक्स स्ट्रक्चर जो है ये क्या है, इट इज अगेन द मोस्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ ऑल डिजाइंस। इट डिपेंड्स अपॉन बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल फ्लोज ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर जो है ये बेसिकली क्या है कि बहुत ऑफ कोर्स अब जो ग्लोबलाइज जैसे ज़्यादा और ऑर्गेनाइजेशनल साइज बड़ा होता जाता है, कॉम्प्लेक्सिटीज ऑर्गेनाइजेशंस में ज़्यादा आ रही हैं, और हमने ये भी देखा है कि जो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर है ये ज़्यादा इंक्रीजिंगली कॉमन होता जा रहा है, बट ऑल्सो इट इज़ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑफ ऑल डिज़ाइंस, unlike the functional structure which is the simplest of all designs. Then it basically depends upon both vertical and horizontal flows of authority and communication. तो इसमें अभी हम आगे मैं आपको फिगर भी दिखाऊंगी तो आपको ज़्यादा क्लियर पता चलेगा कि कैसे जो है ये इसमें फ्लोज जो हैं वो डबल हैं। फ्लो अथॉरिटी जो है वो बेसिकली डुअल चेन ऑफ कमांड है, इसमें यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल वायलेट करता है ये वाला स्ट्रक्चर। और इसमें क्या है कि आपके एवरी इंडिविजुअल, एवरी जो एम्प्लॉई है, सबॉर्डिनेट है, ही हैज़ द बेसिकली 2 बॉसेस आपके होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे होता है और एक वर्टिकल लेवल पे होता है। तो डुअल लाइंस ऑफ अथॉरिटी हैं, डुअल सोर्सेज ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट एज वेल। अब ऑफ कोर्स अब 2 आपके अथॉरिटी की 2 लाइंस हैं, तो उनमें हर लाइन से इंडिविजुअली आपको सोर्स ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट तो हो गई, लेजिटिमेट पावर होगी हर लाइन के पास अपनी, एंड सो दोज जो 2 लाइंस हैं दे शेयर द अथॉरिटी, एंड देन the reporting system and the reporting channels are also dual and project objectives are clearer in this case, ठीक है। तो there is duality a lot of, but again इसके certain advantages भी हैं और objectives जो हैं वो इसमें clear होते हैं। basically जो हम horizontal और vertical lines की बात कर रहे थे in this form of structure, इसमें अब आप ये देखें कि जो project leaders हैं उनका और जो functional leaders हैं उनका बेसिकली कॉन्सेप्ट इसमें आ जाता है व्हेन वी टॉक अबाउट द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइंस। सो प्रोजेक्ट लीडर्स जो हैं दे डिफाइन द फीचर्स एंड फंक्शनैलिटीज ऑफ प्रोडक्ट, टाइमलाइंस एंड डिलीवरी। दे नीड टू बी वेल कनेक्टेड विद द कस्टमर, ठीक है। तो और ऑन द अदर हैंड जो फंक्शनल, अब इन दोनों का अब ये देखें जो प्रोजेक्ट लीडर है वो बेसिकली देखें प्रोजेक्ट्स के लिए मैट्रिक्स जो स्ट्रक्चर्स हैं ये वहाँ पर मेनली होते हैं जहाँ पे कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, ठीक है। और आपने यू हैव सर्टेन डेडलाइंस, आपने फिनिश करना है उस प्रोजेक्ट को ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। देन आपका एक फंक्शनल लीडर भी होता है जो कि आपको हेल्प करता है अबाउट द टेक्निकल, वो स्पेशलिस्ट होता है एक फंक्शनल लीडर जो आपको टेक्निकल जो उसके एस्पेक्ट्स हैं प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, अपनी आउटपुट देने के लिए, जो टास्क आपने परफॉर्म करना है उसके लिए, उस पर जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं फंक्शनल लीडर, तो आपको उनका मतलब ही इज काइंड ऑफ योर फर्स्ट लाइन सुपरवाइजर। और जो प्रोजेक्ट लीडर है ऑन द अदर हैंड वो आपको उस प्रोडक्ट के बारे में कि आपने करना क्या है, क्या उसकी फंक्शनैलिटी, क्या फीचर्स होने चाहिए, कब उसकी डिलीवरी होनी चाहिए, टाइमलीनेस के बारे में वो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। और वो जो प्रोजेक्ट लीडर है वो बेसिकली कनेक्टेड होता है विद द कस्टमर, तो वो एक लिएजॉन भी मेंटेन करता है। वो उस प्रोजेक्ट की कंप्लीशन के लिए जो जो चीजें चाहिए वो तो आपको वो बता रहा है कि डेडलाइन क्या है, इसमें किस तरह के फीचर्स होने चाहिए, अब वो फीचर्स अचीव कैसे करने हैं ये आपको फंक्शनल लीडर बताएगा, ठीक है। उसका जो कंटेंट है, उसके जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं उनको कैसे अचीव करना है, दैट विल बी कमिंग फ्रॉम योर फंक्शनल लीडर, बट द प्रोजेक्ट लीडर विल बी ओनली टेलिंग यू दैट व्हाट ही रिक्वायर्स ऑफ यू, आपके गोल्स क्या हैं। ही बेसिकली प्रोजेक्ट लीडर वांट्स टू इंश्योर कि जो प्रोजेक्ट है वो डिलीवर हो ऑन टाइम,
ठीक है, उसकी टाइमली डिलीवरी के लिए जो प्रोजेक्ट लीडर है, और वो फिर कोऑर्डिनेशन जो है कि जो प्रोजेक्ट है उसकी कंप्लीशन के लिए अगर उसमें 6 या 7 फंक्शंस इन्वॉल्व हैं तो वो उसने उनमें कैसे कोऑर्डिनेशन करनी है, ठीक है, हाउ दे हैव टू बी कोऑर्डिनेटेड एंड हाउ ही हैज टू इंश्योर दैट द प्रोजेक्ट फिनिशेस इन टाइम। तो बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट जो है वो ये है। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ये आपको चार्ट्स बेसिकली दिए गए हैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए अबाउट दिस डिफरेंट जो डिज़ाइंस हैं और ऑर्गेनाइजेशनल जो स्ट्रक्चर्स हैं डिफरेंट। तो पहले मैंने आपको बताया था कि जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है विच इज़ द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल, तो इसमें आप ये देखें कि एक मैनेजर है हु इज़ एट द हेडक्वार्टर के ऊपर, जो टॉप मैनेजर है जिसके पास डिसीजन मेकिंग पावर है, सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग है जिसके पास। और इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या है कि एक ही मैनेजर है और उसके 4 डिपार्टमेंट्स उसने बनाए हुए हैं, और मतलब जैसे ऑपरेशंस का एक डिपार्टमेंट बना दिया, और मार्केटिंग का, सेल्स का और रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। तो ये 4 डिपार्टमेंट्स हैं और इसमें क्या है कि स्पेशलाइज्ड हर डिपार्टमेंट में अपना अपना काम हो रहा है। नो डिपार्टमेंट इज नथिंग टू डू विद द, अब ऑपरेशंस को ये नहीं पता कि मार्केटिंग क्या कर रही है, मार्केटिंग को नहीं पता रिसर्च एंड डेवलपमेंट में क्या हो रहा है, सेल्स को ये नहीं पता कि इन तीनों में क्या हो रहा है, ठीक है। तो इनकी लेजॉन जो है आपस में इस तरह की डिपार्टमेंटलाइजेशन में, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इनमें इंटीग्रेशन जो है वो बहुत कम होता है, कम्युनिकेशन कम होती है, ठीक है। तो इसलिए आप जैसे ऑपरेशंस हैं या कोई मैन्युफैक्चरिंग का डिपार्टमेंट है, तो इफ दे हैव प्रोड्यूस्ड 100 यूनिट्स मोर, ठीक है, बट द मार्केटिंग डिपार्टमेंट डज नॉट इंक्रीज इट्स सेल्स कैंपेन इन अ वे दैट इट इज एबल टू प्रोड्यूस दोज एडिशनल 100 यूनिट्स, तो दिस इज वेरी मच पॉसिबल इन दिस काइंड ऑफ जो डिजाइंस हैं या स्ट्रक्चर्स हैं, बिकॉज देखें देयर इज अ मिसमैच बिटवीन व्हाट वन डिपार्टमेंट इज डूइंग और व्हाट आर द गोल्स ऑफ द वन डिपार्टमेंट एंड व्हाट द अदर डिपार्टमेंट इज डूइंग। तो ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजेशन के कॉर्पोरेट गोल्स हैं, ये जो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी है वो फिर इससे अलाइन नहीं हो सकेगी। तो इस तरह की इसके बेसिकली लिमिटेशंस हैं। दूसरा जो हमने डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर किया, तो इसमें भी हमने ये देखा कि इसमें क्या है कि बेसिकली आप ये देखें कि एक जो है वो डिवीजन, इसमें एक और लेयर इंट्रोड्यूस हो गई है। एक प्रेसिडेंट है, ये टॉप के लेवल मैनेजर है, उसने क्या किया कि उसने डिविजन्स बना दी, ठीक है। और ये प्रोडक्ट वाइज डिविजनल स्ट्रक्चर है, बेसिकली प्रोडक्ट डिविजनल डिजाइन है। इसमें क्या है कि इसमें बेसिकली 4 आप देख सकते हैं कि देयर आर 4 डिविजन्स दैट हैव बीन मेड, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है कि आपकी जो ये 4 डिविजन्स हैं इनमें इनके डिविजनल मैनेजर्स होंगे, ठीक है। तो अब ये सारी जो डिविजन्स हैं, ये प्रोडक्ट डिवीजन है, इसमें क्या होगा कि इसमें भी अगेन इंडिपेंडेंट आप ये देख सकते हैं कि हर डिवीजन में वही वाले सारे डिपार्टमेंट्स, जो मैन्युफैक्चरिंग का हर डिवीजन का, R&D का हर डिवीजन का अपना डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग का अपना है, कस्टमर सर्विसेज का अपना है। तो दे ऑल हैव देयर जो है वो इंडिपेंडेंट जो है वो डिपार्टमेंट्स इन सब डिविजन्स के जो है वो बने हुए हैं। और इसी तरह इन सब डिविजन्स के अगर आप ये देखें कि एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस की जो डिवीजन है उसमें, तो दे हैव देयर ओन ह्यूमन रिसोर्सेज, प्रोक्योरमेंट और फाइनेंस और ट्रेनिंग एंड सेफ्टी एंड लीगल एक्टिविटीज़ के। तो अब ये देखें कि कैसे यहाँ पर फिर इतनी एक्सेसिव जो डुप्लीकेशन है ना डिपार्टमेंट्स की, कि हर डिवीजन में ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं, तो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉस्टली, इट हैज़ डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन्वॉल्व करता है ये। फिर ये जो सारी डिविजन्स हैं आप ये देखें कि नाउ दे आर डायरेक्ट कंपेटिटर्स टू ईच अदर। प्रीवियसली ये वाली लेयर डिविजन्स की मौजूद नहीं थी, दे वर ऑल रिपोर्टिंग टू द टॉप मैनेजर, जो फंक्शनल डिज़ाइन था उसमें। लेकिन यहाँ पे जब डिविजन्स बन गई तो इसका मतलब है हर किसी को इंडिपेंडेंट टारगेट्स मिल गए हर डिवीजन को, और इसलिए उनमें आपस में कंपटीशन भी शुरू हो गया। फिर ये मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, अब आप ये देखें कि बेसिकली आप ये देखें कि यहाँ पर जो एक एम्प्लॉई है, फॉर एग्जांपल ये एक यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेज का जो मैट्रिक स्ट्रक्चर है वो लिया गया है। तो इसमें क्या है कि बेसिकली देयर आर डिफरेंट प्रोग्राम्स और वो डिफरेंट लेवल्स के ऊपर होते हैं। अंडरग्रेड, मास्टर्स प्रोग्राम है, PhD प्रोग्राम है, और वो हर डिपार्टमेंट जो है उसमें अब इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, एकेडमिक्स सच एज अकाउंटिंग का है, एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस है, फाइनेंस है, ठीक है ना, और इंफॉर्मेशन एंड डिसीजंस है, मार्केटिंग, सो डिफरेंट जितने भी कोई भी डिपार्टमेंट्स हों किसी ऑर्गेनाइजेशन में। तो अब आप ये देखें किसी यूनिवर्सिटी में 5, 6, 7 जितने भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं एरिया वाइज, ठीक है। और फिर वो लेकिन हर डिपार्टमेंट जो उसमें ये प्रोग्राम्स हैं, अंडरग्रेड प्रोग्राम्स भी है, मास्टर्स प्रोग्राम, PhD प्रोग्राम। तो आपका एक जो है वो कम्युनिटी सर्विसेज, एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट, तो एक आपका जो डायरेक्टर होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप एग्जाम्पल दी गई है कम्युनिटी सर्विस की,
तो एक डायरेक्टर होगा कम्युनिटी सर्विस का जो इन सारे जो कम्युनिटी सर्विसेज को ओवरऑल देख रहा है पूरी कॉलेज के, ठीक है, और एम्प्लॉयज को रिपोर्टेबल है। और लेकिन वो जो एम्प्लॉय है वो एट द सेम टाइम जो उसका अपना डिपार्टमेंट है उसमें वो फाइनेंस का जो फॉर एग्जांपल जैसे डीन है उसको भी वो रिपोर्टेबल है, यानी कि वो जो उसका एकेडमिक टास्क है, ठीक है, यानी उसकी टास्क परफॉर्मेंस है। तो ये जो डीन है ही इज बेसिकली द फंक्शनल मैनेजर है, और जो डायरेक्टर है वो क्या है, वो उसका प्रोजेक्ट मैनेजर है। तो वो जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं जैसे पीएचडी हो गया या मास्टर्स हो गया, तो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, ये प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं, ठीक है। वो ओवरऑल जो उनके प्रोजेक्ट्स हैं वो कैसे उनको लेके चलना है, वो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, उनमें कोऑर्डिनेट करना, उनकी लिएजॉन रखना, सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, ठीक है। और मतलब जैसे पीएचडी है तो उसका जो होगा, जो लीडर होगा उस प्रोजेक्ट का, उसका जो प्रोजेक्ट लीडर होगा वो ओवरऑल आप ये देखेगा कि पीएचडी जो है वो उनकी क्या हाउ कितनी उनकी ओवरऑल हो रही है एंड एवरीथिंग। और जो उसका डिपार्टमेंट में, एकेडमिक डिपार्टमेंट में एक प्रोफेसर होगा या जो उनका मैनेजर एचओडी होगा और वट एवर, वो देखेगा कि उस पीएचडी की परफॉर्मेंस और उसकी टास्क और वो कैसे इंप्रूव कर सकता है, वो इन चीज़ों को देख रहा होगा। जो पीएचडी का जो अदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर होगा या प्रोजेक्ट मैनेजर होगा पीएचडी का, वो उसको एज अ प्रोजेक्ट देख रहा होगा। तो फिर एम्प्लॉय जो है वो बेसिकली क्या है, रिपोर्टेबल है दोनों को, बोथ द प्रोग्राम एंड टू द बेसिकली जो उसका डीन होगा या जो एचओडी होगा वो उन दोनों को देख रहा होगा। तो इस तरह से क्या है कि डुअल आपने देखा कि इसमें अथॉरिटी आ जाती है। सो यू सी दैट नो वन ऑप्टिमल ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन। अब विच डिजाइन एन ऑर्गेनाइजेशन हैज टू फॉलो, दैट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको आंसर करने के लिए इट शुड बी इन योर माइंड कि कोई एक, हम ये नहीं कह सकते कि दिस डिजाइन इज फाइन और कि ये वाला डिजाइन इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए होना चाहिए। डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द फर्म पे डिपेंड करता है। अगर वो फर्म स्मॉल साइज हैं या लार्ज साइज हैं, या वो उनके क्या साइजेस क्या हैं। अगर स्मॉलर साइज की फर्म है तो वो फंक्शनल स्ट्रक्चर, अगर वो लार्ज फर्म्स है तो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, अगर कंज्यूमर फर्म्स है तो डिविजनल स्ट्रक्चर। सो दे आर जस्ट ऑप्शंस और विच कैन बी और नॉर्मली जैसे एक्सरसाइज होती हैं, बट इट्स नॉट कि वो आपको कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है, बट दे आर द गाइडलाइंस एंड द चेंजेस इन स्ट्रक्चर may not make bad strategy good, but bad managers good and make bad products sell, ठीक है। तो अगर आप अपना स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हैं तो इट डज नॉट मीन कि आपकी जो अगर स्ट्रेटजी नहीं अच्छी है ऑर्गेनाइजेशन की, तो इट डज नॉट मीन कि वो आपकी स्ट्रेटजी अच्छी हो जाएगी। मतलब ऑफ कोर्स इफ यू हैव अ बैड स्ट्रेटजी टू फॉलो, ठीक है ना, मतलब अगर आप एक ऐसे टाइम पे मार्केट जो मार्केट में जो पेनिट्रेट ऐसी मार्केट को पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं विच इज ऑलरेडी एग्जॉस्टेड, ठीक है, और वो फुल है वो मार्केट ऑलरेडी, तो आपकी इसका मतलब स्ट्रेटजी गलत है। आप अपने स्ट्रक्चर को जितना भी चेंज कर लें, इट वॉन्ट बी एबल टू मेक दैट बैड स्ट्रेटजी अ गुड वन, ठीक है। और इसी तरह ही इट कैन नॉट, अगेन स्ट्रक्चर ऑल्सो कैन नॉट मेक द बैड मैनेजर्स एज गुड वंस, एंड इट ऑल्सो कैन नॉट मेक द बैड प्रोडक्ट सेल। अगर आपका प्रोडक्ट्स ही अच्छे नहीं हैं, पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं और दे आर नॉट एज पर द रिक्वायर्स या वैल्यू के मुताबिक नहीं है, कस्टमर्स उनसे वो वैल्यू डिराइव नहीं कर रहे एंड दे डू नॉट वैल्यू फॉर मनी, उनके लिए जीरो है उन प्रोडक्ट्स की, तो आपका स्ट्रक्चर जितना भी अच्छा होगा ऑर्गेनाइजेशन का, ऑफ कोर्स इट कैन नॉट वर्क, इट कैन नॉट मेक द प्रोडक्ट सेल, इट कैन नॉट मेक अ बैड स्ट्रेटजी अ गुड वन, एंड इट कैन नॉट मेक द बैड मैनेजर्स एज गुड मैनेजर्स। तो देयर आर अ फ्यू क्वेश्चंस आपके लिए, such as what kind of structure might someone who has a low tolerance for ambiguity feel most comfortable in? एक क्वेश्चन आपके लिए ये है, तो इसमें आपने देखना है कि आप इस तरह के स्ट्रक्चर को, ये ब्यूरोक्रेटिक इसका बेसिकली आंसर है, तो आप ट्राई टू, आपके से मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि आपने इसकी एक्सप्लेनेशन देनी है कि वाई ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर इज गुड फॉर समवन हु हैज लो टॉलरेंस फॉर एम्बिग्विटी, ठीक है। ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर में, वर्चुअल में, मैट्रिक्स में, व्हाट काइंड ऑफ डू दे हैव एम्बिग्विटी, डू दे हैव हाई लेवल्स ऑफ एम्बिग्विटी इन स्ट्रक्चर्स में, और ब्यूरोक्रेटिक में लो लेवल्स होती है एम्बिग्विटी का, एंड व्हाई, ठीक है। यू शुड बी एबल टू आंसर दिस। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है, इफ समवन इज अ हाई नीड फॉर एफिलिएशन, वुड अ वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन बी अ गुड फिट फॉर हिम और हर, व्हाई और व्हाई नॉट, ठीक है। अब नीड फॉर एफिलिएशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन इज बेसिकली, ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं।
सो वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन वो होती है जिसमें आपका बेसिकली यू कैन डू द थिंग्स ऑनलाइन, आप जिसमें कर सकते हैं। जैसे अब आप वर्चुअल कोर्स ले रहे हैं, ठीक है ना, तो अब यू आर सिटिंग इन योर होम, आप ऑनलाइन लेक्चर सुन रहे हैं, तो ये बेसिकली इट इज़ द वर्चुअल कैंपस है ना कॉमसेट्स का, ठीक है, विच इज़ प्रोवाइडिंग यू विद दिस सर्विस। तो अगर किसी की हाई नीड फॉर एफिलिएशन हो तो वो एक वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन में हाउ फिट ही वुड बी, ठीक है, यू शुड बी एबल टू आंसर दिस। उसके बाद विद विच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर do you think trust is most necessary? Why are the substitutes for trust that are potentially built into some structures? If so, which ones? तो ये 2-3 डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जिनकी आपके पास आंसर्स तो आ गए हैं, लेकिन आपको इनकी एक्सप्लेनेशन आनी चाहिए। अच्छा, स्ट्रेटजी डेवलपमेंट की बहुत क्विकली हम बात करते हैं। इसमें आप ये देखें कि बेसिकली 2 टाइप्स हैं स्ट्रेटजी की जब हम डेवलपमेंट, एक तो इंटेंडेड है, दूसरी इमरजेंट है। अच्छा, यहाँ पर ये चीज़ है कि मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन तो दूंगी, लेकिन आपको मैंने बताया कि इसको मटेरियल भी आप पढ़ने की कोशिश करें, लेकिन मैं इसको इसके अगेंस्ट स्ट्रेटजी डेवलपमेंट जो प्रोसेस है इसके अगेंस्ट मैं आपको आई विल नॉट इवेलुएट यू, या ये आपको जो कोर्स है उसका पार्ट इस सेंस में नहीं होगा कि मैं आपको पेपर में ये काउंट नहीं होगा, मतलब आई वॉन्ट गिव यू दिस, इसमें से क्वेश्चंस वगैरह आपको नहीं दिए जाएंगे क्विजेज में ही आपके मार्क्स पेपर में, ठीक है, बिकॉज ये इट इज़ जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो इसमें हम 15-20 मिनट इस पर बात करेंगे फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, 2 टाइप्स हैं स्ट्रेटजी डेवलपमेंट की, एक तो इंटेंडेड है और दूसरी इमरजेंट है। अब सिंपलर वर्ड्स में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी और इसको सो दैट आप अंडरस्टैंड कर जाएं। अच्छा, प्रोसेसेस जो इंटेंडेड स्ट्रेटजी डेवलपमेंट के हैं उनमें क्या है कि स्ट्रेटेजिक विजन है, लीडरशिप एंड कमांड, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है एंड एक्सटर्नली इम्पोज्ड स्ट्रेटजीज। और जो प्रोसेसेस इमरजेंट स्ट्रेटजी डेवलपमेंट के हैं दे आर इंटायरली डिफरेंट। एक तो लॉजिकल इंक्रीमेंटलिज्म है उनमें, दूसरा रिसोर्स एलोकेशन रूटीन्स, फिर कल्चरल प्रोसेसेस, देन द पॉलिटिकल प्रोसेसेस। तो चैलेंजेस और इम्प्लीकेशंस इन दोनों के, इंटेंडेड और रियलाइज्ड स्ट्रेटजी, लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, अनसर्टेन एंड कॉम्प्लेक्स कंडीशंस। अच्छा, पहले देखते हैं इंटेंडेड स्ट्रेटजी है क्या। इंटेंडेड स्ट्रेटजी इज एन एक्सप्रेशन ऑफ अ डिजायर्ड स्ट्रेटजी एज deliberately formulated or planned by managers, ठीक है। तो इंटेंडेड जस्ट एज द नेम इंडिकेट्स, ये वो वाली स्ट्रेटजी होती है किसी भी फर्म की, कंपनी की, जो कि इंटेंडेड होती है, जो कि प्लान्ड होती है बाय द टॉप मैनेजर्स ऑफ द कंपनी। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो स्ट्रेटजी है वो प्लान होती है बाय द टॉप मैनेजमेंट। So it is basically how it is made, it is drawn up in careful ways, it is systematic, it is underpinning, explanations well grounded and extent कि अगर आपने कोई स्ट्रेटजी बनाई है तो उसकी एक्सप्लेनेशन होगी कि वो क्यों बनाई है, किस बेसिस के पे बनाई है, क्या उसकी लॉजिक थी। इट इज़ प्रेजेंटेड इन सिस्टमैटिक वेज, इट इज़ प्रिपेयर्ड वेरी केयरफुली, पूरा प्रॉपर एनालिसिस किया जाता है इंटेंडेड स्ट्रेटजी बनाने से पहले, ठीक है। आपका जो एक्सटर्नल मार्केट का एनालिसिस होता है, स्वॉट एनालिसिस होता है, आपका इंटरनल आप अपनी स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस देखते हैं, ये सारी चीज़ें देखिए, मार्केट का एनालिसिस करके, ठीक है। मैनेजर्स जो हैं उनकी अपनी एस्पिरेशंस, विशेस वगैरह को देखकर और बहुत केयरफुल वे में ये स्ट्रेटजी जो है बेसिकली प्लान्ड है ना, तो प्लान करके बनाई जाती है, ठीक है। और नंबर ऑफ इश्यूज प्रायोरिटाइज किए जाते हैं कि व्हाट टॉप प्रायोरिटीज आपकी क्या हैं, ठीक है। व्हाट डू यू वांट टू डू फर्स्ट, व्हाट डू यू वांट टू अचीव फर्स्ट, देन इट्स आल्सो प्लान इन टर्म्स ऑफ रिसोर्स एलोकेशंस, कंट्रोल सिस्टम्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है, कि स्ट्रक्चर क्या होगा, कंट्रोल सिस्टम्स कैसे होंगे, ठीक है, लूज कंट्रोल्स होंगे, टाइट कंट्रोल्स होंगे, कितने एलैबोरेट कंट्रोल सिस्टम्स होंगे, ठीक है। और फिर आपकी जो हैं पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशंस, आपकी जो स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या स्ट्रक्चर फॉलो होगा, रिसोर्स एलोकेशंस किस तरह से होंगी, किस एरिया को, किस डिपार्टमेंट को कितने रिसोर्सेज मिलेंगे, इट इज़ प्लान्ड इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। तो आपने ये देखा कि जो इंटेंडेड स्ट्रेटजी है वो प्लान्ड होती है, बहुत डिटेल में प्लान्ड होती है। अच्छा, स्टेजेस जो हैं इसकी आप ये देखें कि पहले स्टेजेस ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, मैंने आपको बताया कि जो इंटरनेट स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट के लिए आप क्या करते हैं, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करते हैं। उससे के लिए पहला स्टेप ये है कि इनिशियल गाइडलाइंस, सो द गाइडलाइंस दे आर कमिंग फ्रॉम द टॉप मैनेजर्स, देन द बिजनेस लेवल प्लानिंग होती है, ठीक है। और फिर बिजनेस लेवल प्लानिंग में क्या है कि जो डिफरेंट बिजनेस लेवल्स हैं, बिजनेस यूनिट्स के जो लेवल्स हैं, एट दैट एसबीयू लेवल आपका क्या होगा कि आपकी जो मैनेजर्स हैं वो प्लानिंग करेंगे, वो एक स्ट्रेटजी का डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेंगे। फिर कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर प्लानिंग होती है एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट एक फाइनलाइज डॉक्यूमेंट आपके सामने आता है और फिर उसकी बेस के ऊपर फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटजिक टारगेट्स जो हैं वो दिए जाते हैं। तो ये मैं आपको पिछले लेक्चर में भी ऑलरेडी ये सारे स्टेप्स बता चुकी हूँ। अच्छा, इसके बाद इंटेंडेड स्ट्रेटजी जो है इट इज़ ऑफन कॉल्ड
कि ये एक अनरियलाइज्ड स्ट्रेटजी है, इंटेंडेड स्ट्रेटजी, because large part of strategy in practice remains unrealized and the plans are not workable in practice. Why environmental changes later on, influential people or stakeholders, they may not go along with the plan and managers may not implement. उसकी वजह देखें ये इन सारे पॉइंट्स की कि आपकी जो मैंने जैसे आपको बताया कि एक प्लान स्ट्रेटजी है, इस तरह से प्लानिंग करके एक डॉक्यूमेंट सामने आ जाता है, ठीक है, कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर वो जो डॉक्यूमेंट है वो फिर इम्प्लीमेंट हो जाता है, वो स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट बन जाता है उस कंपनी का, ठीक है। अब वो स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट बन गया, आपने 10 साल के लिए स्ट्रेटजी बनाई, 15 साल के लिए बनाई, वो उसमें आपके पास पॉलिसीज हैं, गाइडलाइंस हैं, यू हैव टू फॉलो दैट स्ट्रेटजी। आपने डिपार्टमेंट लेवल के ऊपर अपनी पॉलिसीज को उसी तरह ही बनाना है विच आर इन लाइन विद दैट कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। अब देखें इसमें क्या है कि बेसिकली देयर इज बट इट इज पॉसिबल, वो उस वक्त तो एनवायरनमेंट को स्कैन करके इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके उस वक्त बनाई गई थी एट दैट टाइम, दैट्स राइट, बट आपको पता है कि एनवायरनमेंट में चेंजेस जो हैं दे आर वेरी अनसर्टन, दे आर वेरी टर्बुलेंट, ठीक है, एंड मार्केट में चेंजेस लेटर ऑन एनवायरनमेंट में इतनी स्पीड से आ सकती हैं कि जो आपका ऑलरेडी आपने जो स्ट्रेटजी का डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है वो ऑब्सोलीट हो जाए, ठीक है। बट ये जो है दैट इज वाई ये जो स्ट्रेटजी इंटेंडेड स्ट्रेटजी होती है इट रिमेन्स अनरियलाइज्ड बिकॉज इट डज नॉट मैच जो आपकी स्ट्रेटजी है वो एक्चुअल जो रिक्वायरमेंट्स हैं, शॉप फ्लोर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके साथ मैच नहीं कर रही होती, कस्टमर डिमांड्स के साथ मैच नहीं कर रही होती, दे चेंज, देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस दैट कम इन द मार्केट, इन द ऑर्गेनाइजेशन और द शॉप फ्लोर, बट जो आपका इंटेंडेड डॉक्यूमेंट है स्ट्रेटजी का वो टोटली डिफरेंट हो जाता है आपकी जो एक्चुअल हैपनिंग्स है शॉप फ्लोर पे, और एज अ रिजल्ट जो रियलाइज होती है स्ट्रेटजी वो डिफरेंट होती है फ्रॉम द वन दैट इज इंटेंडेड। सेकेंडली मैनेजर्स भी शायद इंटेंडेड स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट ना करें बिकॉज जो एक स्ट्रेटजी फाइनलाइज हुई जो डॉक्यूमेंट, तो मैनेजर्स की विल ओपिनियन इनिशियली इसीलिए ली जाती है, उनसे डॉक्यूमेंट्स इसीलिए बनवाए जाते हैं ताकि वो ओन करें उसको ज़्यादा से ज़्यादा। मैंने आपको बताया था कि पार्टिसिपेटिव जो डिसीजन मेकिंग है उससे क्या होता है, सेंस ऑफ ओनरशिप और कमिटमेंट ज़्यादा होती है, तो इसीलिए ही मैनेजर्स को भी इन्वॉल्व किया जाता है स्ट्रेटजी बिल्ड मेकिंग प्रोसेस में, सो दैट दे ओन द स्ट्रेटजी ऑफ द कंपनी, एंड बिकॉज ये मैनेजर्स ही हैं जिन्होंने स्ट्रेटजी को लेटर ऑन इम्प्लीमेंट करवाना है थ्रू एम्प्लॉइज, ठीक है। लेकिन समटाइम्स इट इज पॉसिबल कि मैनेजर्स एग्री नहीं कर रहे, ठीक है, या वो दे डोंट ओन दैट स्ट्रेटजी एंड दे डोंट वांट टू गेट इट इम्प्लीमेंटेड, एंड एज अ रिजल्ट अगर वो ट्रांसलेट ही नहीं करेंगे उस स्ट्रेटजी को टू द एम्प्लॉइज, ठीक है, तो वो कैसे इम्प्लीमेंट होगी, देन इट वोंट बी इम्प्लीमेंटेड, इट विल बिकम मोर डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट इट। इसी तरह मैंने आपको बताया कि जो इन्फ्लुएंशियल पीपल हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, वो शायद उस स्ट्रेटजी से जो प्लान एक ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है वो भी उससे एग्री ना करें, एंड दे मे ऑल्सो गो अगेंस्ट दैट, एंड दैट्स व्हाई इट रिमेन्स अनरियलाइज्ड बिकॉज ऑफ ऑल दीज डिफरेंट मैटर्स। I plan strategically, therefore I am. This is basically Wall Street Journal का कार्टून है, just because he's kind of a CEO of the company and he's basically एक किस्म की importance बताई गई है strategic planning की, ठीक है, कि in order to exist you need to plan strategically। तो जो intended strategy है ये basically क्या है कि planned strategy है ना। तो दूसरा ये कि एक तरीका तो पहला था, दूसरा ये था कि आप strategic workshops समटाइम्स जो कंपनीज हैं वो स्ट्रेटजी इंटेंडेड स्ट्रेटजी डेवलपमेंट के लिए क्या करती हैं, वो स्ट्रेटजिक वर्कशॉप्स होल्ड करती हैं विच आर प्योरली बेसिकली टॉप डाउन मैनेजमेंट प्लानिंग प्रोसेसेस, बिकॉज देखें टॉप डाउन मैनेजमेंट प्लानिंग होती है ना इसमें कि टॉप लेवल के ऊपर स्ट्रेटजी बन रही होती है, तो नॉर्मली फिर क्या हुआ कि इसके ऊपर क्रिटिसिज्म होना शुरू हो गया इंटेंडेड स्ट्रेटजी डेवलपमेंट के ऊपर, कि इसमें जो बॉटम लेवल के ऊपर, लो लेवल के ऊपर जो वर्कर्स हैं जो काम कर रहे होते हैं, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट जिनकी होती है इन कस्टमर्स के साथ और प्रोडक्ट के साथ इंटरेक्शन होता है, उनको दे आर नॉट इन्वॉल्व इन द स्ट्रेटजिक प्रोसेस, ऑल्दो दे कैन गिव वेरी गुड फीडबैक ऑन हाउ टू बिल्ड एंड हाउ टू मेक द स्ट्रेटजी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और इसलिए उनकी ओनरशिप भी कम रहती है। तो इन ऑर्डर टू ओवरकम दोज थिंग्स इसमें क्या किया गया कि ग्रुप्स ऑफ टॉप एग्जीक्यूटिव्स दे make discussions from functional and line managers and other low level managers and their direct personal experiences about company operations and customers etc. तो low level के जो managers हैं उनके साथ फिर जो top executives हैं they started to have discussions with them in order to take feedback from them. So such workshops could also intend to examine existing strategy, to examine blockages to a strategic change, ठीक है, सो यू माइट नीड टू हैव अ स्ट्रेटेजिक चेंज, और उसमें क्या क्या चेंजेस रिक्वायर्ड हैं आपकी स्ट्रेटजी में वो इन सामने आती हैं, टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ स्ट्रेटजी एंड टू जनरेट न्यू आइडियाज विच में अदरवाइज रिमेन सरफेस्ड, ठीक है। तो अब जब आप ऑब्वियसली लोअर लेवल से लेके जाएंगे, लोगों को इन्वॉल्व करेंगे, तो नए नए आइडियाज आपके सामने आ सकते हैं जो कि अदरवाइज सरफेस नहीं होंगे।
So lower level involvement which is important to innovate. तीसरा जो इंटरनेट स्ट्रेटजी कैसे बनती है, उसमें ये कि एक्सटर्नल कंसल्टेंट्स की हेल्प से इंटरनेट स्ट्रेटजी बनती है. दैट्स सिंपल कि आप क्या करते हैं कि आपने एक्सटर्नल कंसल्टेंट्स में उनकी हेल्प ले ली, आपने एक अपना एनालिसिस इनिशियल अपनी विशेस वगैरह तो उनको बता देते हैं. तो जो कंसल्टेंट्स होते हैं, ऑफ कोर्स दे आर द स्पेशलाइज्ड पीपल, दे आर फॉर दिस वर्क ओनली. ठीक है, वो तो अपनी कंसल्टेंसी दे रहे हैं. दे हैव वेरी गुड मार्केट नॉलेज, एक्सटर्नल मार्केट की उनको बहुत अच्छी तरह अंदाजा होता है, कंपेटिटर्स की स्ट्रेटजीज का पता होता है, एंड वो कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन उनको फिर जो टॉप मैनेजर हैं या टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं, दे प्रोवाइड देम द इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी एंड अबाउट देयर एस्पिरेशंस, व्हाट डू दे वांट, एंड एज पर दैट द जो कंसल्टेंट्स हैं they build a strategy for them. So consultants may be engaged in coachings and trainings associated with strategic change, thus promoting the same, and they provide more objective view of issues relating strategy of their organization. So आप ये देखें कि ज़्यादा sometimes देखें जब आप टॉप मैनेजमेंट ने स्ट्रेटजी बनानी होती है, तो जब वो मैनेजर से फीडबैक लेता है अबाउट द स्ट्रेटजी, तो ये क्या हो सकता है कि जो डिफरेंट मैनेजर्स हैं दे माइट एंटर इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर, क्योंकि हर कोई अपना जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है उनको सेफ गार्ड करने की कोशिश कर रहा होता है. वेस्टेड इंटरेस्ट भी आ जाते हैं मैनेजर्स के, एंड समटाइम्स दे आर ट्राइंग टू सेफ गार्ड देयर ओन इंटरेस्ट. अ कॉन्फ्लिक्ट में स्टार्ट. ठीक है, लेकिन जब आप कंसल्टेंट्स को हायर करते हैं तो वो एक ऑफ कोर्स एक थर्ड पार्टी पोजीशन होती है, और एक तो वो फ्रेश एयर लेके आता है, फ्रेश आइडियाज़ लेके आता है ऑर्गेनाइजेशन में, और दूसरा ये है कि वो इस तरह के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इनको ओवरकम करने में भी हेल्प कर सकता है. ठीक है, डिसएग्रीमेंट्स बिटवीन द मैनेजर्स को वो सॉर्ट आउट कर सकता है. ठीक है, और फिर ही कैन ऑल्सो हेल्प टू प्रायोरिटाइज द डिफरेंट ऑप्शंस विद द थर्ड आई. McKinsey जो है उसको, इट वाज अ बेसिकली कंसल्टेंसी फर्म, सो इट वाज क्रिटिसाइज्ड इन स्विस एयर स्ट्रेटेजिक पॉलिसी, स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स. स्विस एयर बेसिकली बहुत सक्सेसफुल और प्रॉफिटेबल एयरलाइन थी, और उन्होंने क्या मैकेंजी ने उनको ये कंसल्टेंसी दी दैट दे शुड अपनी जो स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन करें और इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो शेयर्स की करें इन द स्मॉल एंड ट्रबल्ड कंपनीज. ठीक है, बट इवेंचुअली क्या हुआ, इट एंडेड अप इन लॉस फॉर द स्विस एयर. तो ये कंसल्टेंसी मैकेंजी ने प्रोवाइड की थी, बट इट डिड नॉट वर्क. सो इट्स नॉट, कंसल्टेंट्स जो हैं वो कोई गारंटी नहीं होती कि कंसल्टेंट्स जो है वो द कंसल्टेंसी दे विल प्रोवाइड विल श्योरली वर्क. उसके चांसेस डेफिनेटली होते हैं, हाई होते हैं, बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन देयर यू कैन से दैट योर नॉलेज अबाउट द मार्केट, बट ऑफ कोर्स देयर इज नो सर्टेनिटी बिकॉज ऑफ द टर्बुलेंस इन द मार्केट, अनसर्टेनिटी मार्केट के बारे में, और ऑल्सो बिकॉज द जो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस हैं दे आर पार्टली इंट्यूटिव, सिस्टमेटिक भी होते हैं, प्रोग्राम्ड भी होते हैं, बट दे आर ऑल्सो पार्टली इंट्यूटिव एंड विच कैन गो रॉन्ग एज वेल. यहाँ पे ये देखें, ये जो कार्टून है एक फनी से इन्होंने बनाया हुआ है. इट सेज दैट आई डोंट नो वाज आस्क्ड द कंसल्टेंसी फर्म फॉर एन ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट ऑफ क्रिस्लर एंड GM एंड दिस इज व्हाट वी गॉट. ठीक है, तो समटाइम्स जो है वो कंसल्टेंट्स को यू रिक्वायर समथिंग एल्स फ्रॉम देम एंड यू गेट समथिंग एल्स. ठीक है, तो ये भी हो सकता है बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप है, ठीक है, जो उस वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स हैं इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन की, उनके बारे में कंसल्टेंट्स को उतना अच्छा नॉलेज नहीं होता जितना आपके जो टॉप मैनेजमेंट है, CEOs हैं, एक्सपर्ट्स हैं, जो एम्प्लॉइज हैं, जितना उनको होता है, बिकॉज कंसल्टेंट्स तो ऑफ कोर्स आफ्टर ऑल दे आर अ थर्ड पार्टी ओनली. Then the intended strategy development process में fourth one is the externally imposed strategy, which is the externally powerful stakeholders. They may impose restrictions or dictate strategic actions. ठीक है, तो जो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हैं, जब वो आपको आपकी जो स्ट्रेटजी है उसको इम्पोज कराते हैं, सच एज गवर्नमेंट की रेगुलेशंस आ गई ऑन पब्लिक सेक्टर और चूज टू डीरेगुलेट प्राइवेट सेक्टर फर्म्स may serve as a beginning, और इसी तरीके से स्टेट बैंक की रेगुलेशंस समटाइम्स होती हैं जो आपके ऊपर which result in an externally imposed strategy. ठीक है, और जो गवर्नमेंट जो लेजिस्लेशन है या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी समटाइम्स इस तरह की पॉलिसीज होती हैं जो कि आपकी स्ट्रेटजी को मोल्ड कर देती हैं, चेंज कर देती हैं, या एक्सटर्नली इम्पोज्ड होती हैं ऑन द कंपनी कॉर्पोरेट की स्ट्रेटजी. ठीक है, देयरफॉर वो एक व्यू इंटेंडेड स्ट्रेटजी का ये भी है कि इस तरह से भी वो एक्सटर्नली इम्पोज्ड होती है जो स्ट्रेटजी, एंड एज अ रिजल्ट इट इज इंटेंडेड रहेगी, तो वो इंटेंडेड ही ना. सो इट मे सर्व एज अ वे ऑफ ब्रिंगिंग नेसेसरी चेंज वेयर मैनेजमेंट फेल्स टू डू सो. समटाइम्स मैनेजमेंट वो डिसीजंस नहीं ले सकती, अपनी स्ट्रेटेजिक चेंज इतनी एसेंशियल होती है, समटाइम्स मैनेजर्स आर नॉट एबल टू टेक दोज डिसीजंस व्हिच आर देन इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट एंड देन दे हैव टू टेक देम.
सो बेनिफिट्स क्या है प्लानिंग के? बेसिकली इंटेंडेड स्ट्रेटजी है, प्लान्ड है। बेनिफिट्स ऑफ कोर्स वही है जो प्लानिंग के होते हैं। इट हेल्प्स स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड थिंकिंग अबाउट कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। इट इनकरेजेस क्वेश्चनिंग, स्टेटस को आप चैलेंज करते हैं। इनकरेजेस लॉन्ग टर्म व्यू एंड इट इनहांसेस कोऑर्डिनेशन। It improves the communication, provides agreed objectives, it involves people and provides them a sense of security. Dangers भी हैं इसके, such as detachment from reality, lack of ownership, damping of innovation, managers see responsibility, intellectual exercise। मैंने आपको ऑलरेडी सारा डिस्कस कर लिया है कि इसमें एलिमेंट ऑफ इनोवेशन नहीं है, क्योंकि वही आपके पास पॉलिसी डॉक्यूमेंट आ गया है, स्ट्रेटेजी बना हुआ अगले 5 साल 10 साल 15 साल के लिए, यानी कि हैव टू फॉलो दैट। तो मेनली डिसएडवांटेजेस का यही है कि डिटैचमेंट फ्रॉम रियलिटी है, इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो सकता है। अच्छा, अब इमर्जेंट स्ट्रेटजी इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू द इंटेंडेड स्ट्रेटजी। सो इमर्जेंट स्ट्रेटजी बेसिकली इमर्ज करती है एज अ रिजल्ट ऑफ द चेंजेस इन द एक्सटर्नल मार्केट इन्वायरमेंट में। जैसे जैसे चेंजेस होती हैं तो ये इट इमर्जेस एज अ रिजल्ट ऑफ दोज चेंजेस। सो इट कम्स अबाउट थ्रू एवरीडे रूटीन्स, एक्टिविटीज एंड प्रोसेसेस इन द ऑर्गेनाइजेशन, and processes and activities in the organization, they give rise to long-term direction which becomes strategy of the organization. So these decisions, they are formally described in annual reports as strategy of the organization. तो इसमें basically एक तो तरीका ये है कि logical incrementalism के through, such as the strategy does not change fundamentally but incrementally. तो incremental as a, देखें इसमें मैं आपको बता रही हूँ कि basically what's happening is that इंक्रीमेंटल चेंजेस आ रही हैं, नॉट फंडामेंटल चेंजेस। जैसे स्ट्रेटजी, इंटेंडेड स्ट्रेटजी में क्या है, चेंजेस आर फंडामेंटल, और इसमें क्या है कि इंक्रीमेंटल है, साथ साथ चेंजेस आ रही हैं। ठीक है, आपका पॉलिसी डॉक्यूमेंट जो है वो भी साथ साथ चेंज होता जाएगा इसमें। ठीक है, सो डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटजी बाय एक्सपेरिमेंटेशन है एंड लर्निंग फ्रॉम पार्शनल कमिटमेंट्स। सो स्पेसिफाइंग प्रिसाइज ऑब्जेक्टिव्स टू early may stifle ideas and prevent experimentation, जैसे which is in the case of the intended strategy, जहाँ पे already everything is specified, तो उसमें फिर आपकी ideas क्या, creative idea generation क्या होगी, कुछ भी नहीं होगी। One strategic move evolves from the previous, such as a new product launch may guide further strategic decisions such as market development. अच्छा, और इसमें ये देखें कि effective managers, they realize they cannot avoid uncertainty by predicting future. Constant scanning and small steps make effective strategy. तो देखें ये ऑल्सो ड्रॉबैक है, क्रिटिसिज्म है इंटेंडेड स्ट्रेटजी का, क्योंकि उसमें क्या है कि आपके सामने एक डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है और फिर अब वही है, यू हैव टू फॉलो दैट इररिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट चेंजेस। बट एक्चुअली अगर आप उस तरह से करेंगे कि इंटेंडेड स्ट्रेटजी इस डॉक्यूमेंट को फॉलो करेंगे तो रिजल्ट उसका ये निकलता है कि जब मार्केट में एक्सटर्नल एनवायरमेंट में चेंजेस आती हैं, अगर आप उनको स्कैन नहीं कर रहे इन्वायरमेंट को एक्सटर्नल, और उन चेंजेस को अडेप्ट नहीं कर रहे अपने आप को, अपनी स्ट्रेटजी को एज पर दोज, यू विल बी लेफ्ट बिहाइंड। आप स्ट्रेटेजिक ड्रिफ्ट में आ जाएंगे, यू विल बी लेफ्ट बिहाइंड द एक्सटर्नल मार्केट एंड यू विल बी आप इसमें चांसेस विल बी हाई दैट यू विल डाई डाउन। देयरफॉर आपने जो है वो चेंजेस जो हैं वो कॉन्स्टेंटली स्ट्रेटजी में बहुत ज़रूरी हैं। Then it helps build people's psychological identification resulting in less resistance to change. तो जब जैसे जैसे चेंजेस आपकी आती जाती हैं तो एकदम से आपको फंडामेंटल चेंज कोई नहीं होती, इसमें इंक्रीमेंटल चेंजेस होती हैं, एंड thus it is easier to make people adapt those small changes, incremental. So continual testing of strategy of course इसमें होती रहती है, instead of एक फंडामेंटल आप 10 साल बाद एक शिफ्ट ला रहे हैं स्ट्रेटजी में, तो instead of that it is a continual testing of the strategy and improved quality of information for decision making आपके पास available इसमें होती है, because you are more open. ठीक है, लोगों के पास डिसेंट्रलाइजेशन है, अथॉरिटी है, पावर है, एंड यू आर मोर ओपन टू द चेंज। बेटर सीक्वेंसिंग ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मेजर डिसीजंस। अच्छा, दूसरा इसका वे क्या है, प्रोसेस क्या है स्ट्रेटजी डेवलपमेंट का, दैट इज द रिसोर्स एलोकेशन रूटीन्स। सो दिस अप्रोच बेसिकली सेज कि स्ट्रेटजी डेवलप इस तरह से करती है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, प्रोजेक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनमें ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंक्रीजिंगली ज़्यादा रिसोर्सेज इन्वेस्ट करना शुरू कर देती है जो उसके लिए स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के होते हैं। एज अ रिजल्ट इट बिकम्स गिव्स क्लियर सिग्नल्स टू द एम्प्लॉइज कि भी इन एरियाज में अप्रूव हो रहे हैं प्रोजेक्ट्स, सैंक्शन हो रहे हैं, इन एरियाज में नहीं हो रहे, तो क्या है फिर एम्प्लॉइज भी उन्हीं एरियाज में प्रोजेक्ट्स बना के लेके जाते हैं, प्रपोजल्स लेके जाते हैं। ठीक है, तो इट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट्स दैट आर अप्रूव्ड, देयर एन इंडिकेशन कि किन एरियाज में रिसोर्सेज आर बीइंग एलोकेटेड। Then you have this cultural processes. They also determine the emergent strategy development process, such as the organizational structure might be
understood in terms of taken for granted. If performance of an organization falls, managers may tighten controls and apply for stringent checks, but if it does not work, change of strategy may occur in line with culture. ठीक है, तो अगर मतलब आप ऑफ कोर्स आपके कल्चरल प्रोसेसेस दे एक्सपेंशन इन टारगेट मार्केट सिमिलर टू द करंट वन, तो कल्चरल प्रोसेसेस जो हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द स्ट्रेटजी कि अगर परफॉर्मेंस फॉल कर रही है तो आपने अपने कल्चर में क्या चेंजेस लानी है, कंट्रोल्स में क्या चेंजेस लानी है, एंड इफ इट स्टिल नॉट वर्किंग देन हाउ यू हैव टू चेंज योर स्ट्रेटजी अकॉर्डिंगली. सो मैनेजर्स नीड टू चेंज might be hampered by the strong cultural norms, and outcomes of change in strategy guided by culture may not encapsulate environmental change and strategic drift might occur. तो अगर एक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन का इतना स्ट्रांग है कि वहां पर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा चेंज की, ठीक है, तो एज अ रिजल्ट क्या होगा कि आप यू कैन अगेन फॉल इनटू द स्ट्रेटेजिक ड्रिफ्ट. तो देयरफॉर और दूसरा ये कि मैनेजर्स को समटाइम्स ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर इतना स्ट्रांग होता है कि मैनेजर्स दे डोंट टॉक अबाउट चेंज ऑल्दो द चेंज इज रिक्वायर्ड, ऑल्दो द चेंज इज द नीड ऑफ द आवर. तो अगर मैनेजर्स जो हैं वो इफ दे विल बी अफ्रेड of talking about the change in a culture that is very strong and that is very resistant to change, तो as a result क्या होगा कि वो organization जो है it will fall behind, it will fall in strategic drift, which is where the strategies they progressively fail to address the market challenges and the performance of the firm ultimately deteriorates. Next इसका view है organizational politics, which is the political view that is suggested that organizational strategy is guided by the political powers. जो top managers हैं उनके vested interests होते हैं और जिस direction में जिस तरह के उनके interests होते हैं as per that उस organization की जो objectives भी वैसे ही set होते हैं, उसकी policies उसकी strategies जो हैं वो वैसे ही बनती हैं. They basically reflect the ambitions of the powerful people. This is what this view says कि इस तरह से strategy develop होती है. अच्छा, अब दो आपके सामने strategy development processes हैं. अब again there is no one right way of strategy development. It depends upon the context in which the firm is operating. जितनी ज़्यादा change होगी environment में, जितना turbulent environment होगा, technology oriented होगा, उतनी आपको emergent strategy की ज़्यादा ज़रूरत चाहिए. और जितनी stability है environment में, उस industry में, उसकी product में, उतनी ही आपकी intended strategy जो है वो भी use कर सकते हैं. But you need to have a mix of the both for best results. ठीक है, इसके बाद जो है वो हमारे पास आ गए चैलेंजेस जो हैं स्ट्रेटेजिक ड्रिफ्ट के. ये मैंने आपके साथ डिस्कस इनको किया है कि स्ट्रेटेजिक ड्रिफ्ट कैसे अक्कर करती है. लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन को होना चाहिए इन ऑर्डर टू फाइट द चैलेंजेस ऑफ द स्ट्रेटेजिक ड्रिफ्ट, और उसको अडेप्ट करने के लिए शुड बी कॉन्स्टेंटली अडेप्टिव. सो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन इज द वन विच इज कैपेबल ऑफ कंटिन्यूअल रीजनरेशन from the variety of knowledge, experience and skills of individuals within a culture which encourages mutual questioning and challenge around a shared purpose or vision. ठीक है, तो चैलेंज जो organizational learning है, managers they facilitate rather than direct. Information flows and relationships are lateral as well as vertical, and organizations are pluralistic and experimentation is the norm. तो ऑर्गेनाइजेशन को लर्निंग होना चाहिए इन ऑर्डर टू मीट द चैलेंजेस ऑफ द स्ट्रेटेजी. सो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन इज द आंसर टू स्ट्रेटेजिक ड्रिफ्ट. ठीक है, अब इसके बाद विजन, एक दो आपको विजन्स बताऊंगी, मिशंस बताऊंगी, एंड देन विल एंड अप दिस लेक्चर. विजन आप देखें कि इट इज द लास्ट, IBM सेज क्या है कि द लास्ट थिंग IBM नीड्स राइट नाउ इज अ विजन. फिर उनकी स्टेटमेंट थी 96 में, व्हाट IBM नीड्स मोस्ट राइट नाउ इज अ विजन. ठीक है, इंपॉर्टेंस बता रहा है विजन स्टेटमेंट की, विजन होने की. So it is basically agreement on the basic vision for which the firm strives to achieve in the long run is critically important to the firm's success. So vision क्या है? Basically what do we want to become? That is the vision. Examples इसकी देखते हैं vision statement की. A national organization which represents its members in all aspects of poultry and eggs on both a national and international level. So ये US Poultry and Egg Association का vision है कि ये देखें कि ये क्या चाहते हैं कि they want to be represented both at the national and at the international level. तो इनका long term है ना, basically long term orientation है कि that in the long term they want not only at the national level but also at the international level. Then ये देखें USGS की है. The vision of USGS is to be a world leader in the natural sciences through our scientific excellence and responsiveness to society's needs. Mission statements showing 90% of the companies they have used the mission statements in the previous 5 years, and they talk about what is our business. Reveal what an organization wants to be and whom it wants to serve. So mission statements basically they are the enduring statements of purpose. These are the alternate names. Distinguish one firm from another. They declare the firm's reason for being. So essential for effectively establishing objectives and formulating strategies.
So creed statement, statement of purpose, statement of philosophy, and statement of business principles. Many organizations develop both vision and mission statements. Profit and vision are necessary to effectively motivate a workforce. So जब मैंने विजन किया उस वक्त भी आपको एक्सप्लेनेशन दी थी जब हमने लीडरशिप के बारे में बात की थी, इसकी इंपॉर्टेंस आपको उस वक्त भी बताई थी. So clear mission is needed before alternative strategies can be formulated and implemented. पार्टिसिपेशन फ्रॉम डाइवर्स मैनेजर्स इज इंपॉर्टेंट इन डेवलपिंग. आज अब इसकी डेवलपमेंट के ऊपर है कि कैसे कमिटी, टॉप मैनेजर्स और वो सारा, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ. अच्छा, अच्छी स्ट्रॉन्ग मिशन स्टेटमेंट के बेनिफिट्स क्या हैं? यूनानिमिटी ऑफ पर्पस स्पेसिफाइज ऑर्गेनाइजेशनल पर्पसेस व्हिच ट्रांसलेट इनटू द ऑब्जेक्टिव्स. बेसिस फॉर रिसोर्स एलोकेशंस, जनरल टोन और ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट बताती हैं. फोकल पॉइंट फॉर एम्प्लॉइज होती हैं. ठीक है, आपके डाइवर्जेंट व्यूज जो हैं, ये भी हमने इसको भी डिस्कस किया था कि कैसे आपके विजन और मिशन स्टेटमेंट्स के रिजल्ट जो है हमें जो है वो आप फेलियर टू डेवलप अ कॉम्प्रिहेंसिव विजन एंड मिशन अमाउंट्स टू लॉस ऑफ पोर्ट्रेइंग itself favorable in eyes of the stakeholders. Then effective way of communication with external and internal stakeholders, and they help resolve divergent opinions among managers. ठीक है, आप एक एज अ रिजल्ट एक आप कंसेंसस पे अराइव हो जाते हैं इस सारे प्रोसेस के नतीजे में. ठीक है, एंड ऑफ कोर्स जो विजन और मिशन हैं दे रियली कैन बी वेरी बिग. अगर अच्छी तरह बनी हो, और इनके लिए भी लोग कंसल्टेंसीज लेते हैं टू मेक गुड विजन एंड मिशन स्टेटमेंट्स, because they can really be captivating and they can be very motivating for the stakeholders. Effective missions should be broad in scope, generate strategic alternatives, reconcile interests among diverse stakeholders, finely balanced between specificity and generality. They should arouse positive feelings and emotions. They should generate favorable impression of the firm. They should reflect future growth, provide criteria for strategy selection, basis for generating and evaluating strategic options. They are dynamic in nature. Elements देखें एक अच्छी विजन मिशन स्टेटमेंट के क्या क्या एलिमेंट्स हैं या उसमें क्या क्या होना चाहिए. एक तो वो टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेगी कि फर्म जो है वो किस तरह की कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करेगी. देन सर्वाइवल, अबाउट द ग्रोथ, अबाउट द प्रॉफिट्स, उसकी क्या पॉलिसी होगी, क्या वो चाहती है. देन द बेसिक फिलोसफी, बेसिक बिलीव्स उस फर्म के क्या हैं, सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है, public image and the response to the environment, how it is going to do that, concern for employees, concern for customers, then product services कौन सी इसकी होंगी, कौन सी मार्केट्स में ये कंपनी जो है वो अपना बिजनेस करेगी. तो ये हमने बड़ी जो है वो एक स्पीडी वे में क्या किया है कि इसको आप स्पेशली जो अपना लास्ट वाला टॉपिक है, क्योंकि विजन और मिशन इस तरह का है कि इसमें आपको मैंने गो थ्रू करती हैं बड़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी से चीज़ें, लेकिन आपको बेसिकली क्या है कि इसके जो हाउ इट इज़ फॉर्म्ड, वाई दीज स्टेटमेंट्स आर मेड, हाउ दे आर फॉर्म्ड एंड उनके कंटेंट्स क्या होते हैं, ये तीन चीज़ें जो हैं वो आपको आई एम श्योर कि इसमें क्लियर हो जानी चाहिए. और ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चीज़ें थी, इनमें कोई इतना अगर आप इन्हीं को दोबारा पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा इनका जो है वो क्लियर हो जाएगा. तो इसके अलावा हमने डिस्कशन की आज के टॉपिक में इसकी स्ट्रेटजी की हमने काफ़ी डिस्कशन की. इम्पॉर्टेंट उसके बारे में मैंने आपको पॉइंट्स बताया, आपको बताया कि कैसे दो इम्पॉर्टेंट मेनली स्ट्रीम्स हैं कि जो है वो स्ट्रेटजी डेवलपमेंट जो है वो इंटेंडेड भी होती है, कुछ फर्म्स इंटेंडेड को फॉलो करती हैं और कुछ फर्म्स जो हैं वो इमरजेंट को फॉलो करती हैं. क्या दोनों के एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, दोनों के स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस क्या हैं, दोनों की कब कौन सी फॉलो करनी चाहिए, मिक्स फॉलो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इम्प्लीकेशंस उनकी हमने जो है वो देखी है. और फिर हमने ये भी देखा है कि जो स्ट्रेटजी है वो एक अच्छी होनी एक फर्म की कितनी ज़रूरी है, क्योंकि स्ट्रक्चर अलोन कैन नॉट डू एनीथिंग अनलेस एंड अनटिल आपकी स्ट्रेटजी गुड होगी, आपका स्ट्रक्चर जो है वो वॉन्ट बी इफेक्टिव. उस स्ट्रक्चर का कोई फ़ायदा नहीं है अगर वो अलाइंड भी है स्ट्रेटजी के साथ. लेकिन अगर वो स्ट्रेटजी पुअर है तो फिर क्या होगा कि इट्स नो यूज टू अलाइन दैट स्ट्रेटजी विद द स्ट्रक्चर, स्टिल द आउटकम वॉन्ट बी पॉजिटिव. ठीक है, तो देयरफॉर एक स्ट्रेटजी की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ज़रूरी है टू डिस्कस द टॉपिक ऑफ द स्ट्रक्चर. तो आई होप कि आज का जो टॉपिक है लेक्चर है जो आज का, ये आप लोगों के लिए काफ़ी इस सेंस में फ्रूटफुल रहा होगा. इसमें हमने क्या किया, 2-3 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को जो है वो डिस्कस किया है. एक तो हमने देखें वो जो आपके रिमेनिंग जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चरल डिज़ाइंस थे जो वो हमने डिस्कस किए. फिर हमने इसमें आपको स्ट्रक्चर को मैंने आपको बताया, इंटेंडेड को, रियलाइज्ड को, इमर्जेंट को. ऑल्सो जो इमर्जेंट स्ट्रक्चर है दैट इज अ रियलाइज्ड स्ट्रक्चर. जो इंटेंडेड स्ट्रक्चर है वो
दैट डज नॉट रिमेन रियलाइज्ड। तो ये हमने सारी चीज़ें की, विजन विशन को देखा, उन स्टेटमेंट्स की एग्जांपल्स कुछ थोड़ी सी देखी, आपको सक्सेस के बारे में बताया, आपको बताया कि कैसे स्टेक होल्डर्स को इम्पैक्ट करती हैं ये, ठीक है, इनके की एलिमेंट्स आपको बताए, गाइडलाइंस बताई व्हाइल मेकिंग द विजन एंड मिशन स्टेटमेंट्स। तो ये तो हमारा आज के टॉपिक का कंटेंट था। सो विद दिस आई एंड अप टुडेज लेक्चर। आई सी यू in the next lecture. Till then, I wish you all the best. Thank you and Allah Hafiz.